today let's start with chapter number 3, ruling at countryside. In this chapter we will study about colonial agrarian policy, permanent settlement के बारे में पढ़ेंगे, रैयत वाली सिस्टम, महल वाली सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start with the chapter colonial agrarian policy. ठीक है, जो आपका प्री कॉलोनियल पीरियड है इंडियन इकोनॉमी का, ये कैसा है? ये प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन इकोनॉमी. जो लोग हैं वो किसमें एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर. प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर. ठीक है, तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम है वो किससे आती है? लैंड से आती है. एंड ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्रिटिशर्स ने 3 न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, लैंड होल्डिंग और लैंड रेवेन्यू. फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए. एंड इसने क्या करा? जो शॉर्टफॉल्स थे जो प्रेवलेंट है आपके इजादारी सिस्टम में, introduced करा during the tenure of Warren Hastings, and since Lord Cornwallis was himself landlord in England, और उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करा 1793 में, जिसमें क्या करते हैं? परमानेंट सेट. इन्होंने क्या करा था? जो प्रोस्पेरिटी राइट थे जमींदार से, जो परमानेंट ऑनर्स बने लैंड, दे हैड द राइट टू डिकम्पोज टू कल्टिवेटर्स फ्रॉम द लैंड और नॉन पेमेंट ऑफ इट. दे वर रिक्वायर्ड. इन्हें क्या कहा गया था कि आप फिक्स अमाउंट पे करेंगे एज अ लैंड रेंट. इसके इफेक्ट्स क्या थे परमानेंट सेटलमेंट्स के? कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, जो अर्लियर ऑनर्स थे लैंड के, नाउ बिकम टेनेंट्स. जो क्या थे? ऑनर्स थे वो टेनेंट्स बन गए और उनको फोर्स करा गया कि आप रेंट पे करो जमींदार से. रिजिड कलेक्शन ऑफ रेंट्स विदाउट एनी कंसेशन फोर्स द पीजेंट टू टेक लोन्स ऑन द मनी लैंड. इन्होंने फोर्स करा पीजेंट्स को कि आप मनी लैंडर से लोन. पीजेंट्स कुड बी एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, फेलिंग टू पे रेंट, रीपे लोन. एंड इससे क्या हुआ? जो पीजेंट्स थे वो इंडेप्टमेंट्स में आ गए और उनके जो लैंड थे वो भी पे गए. उसके बाद इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा क्योंकि जो मेवर्स थे उन्होंने मैथड्स सोचे उनको इम्प्रूव करा कल्टिवेशन को. एंड दे वर एश्योर्ड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. एक उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दिया और रेंट भी दिया. एग्रीकल्चर जो कंडीशन थी वो डिक्लाइन हुई एंड द फेलियर ऑफ मानसून वर्सेंड द सिचुएशन. और जो डिवास्टेटेड फेमाइन्स थे वो अकम. ठीक है, उसके बाद न्यू लैंडलॉर्ड्स, भाई नए नए लैंडलॉर्ड्स जमींदार्स आने लगे. उससे क्या हुआ? टू मीट द हाई रेवेन्यू डिमांड द ब्रिटिश वेन जमींदार्स टेक लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड दे फेल टू रीपे लोन. और वो फेल हो गए लोन को रीपे कर. उसके बाद आता है आपका रैयत वाली सेंटर, जो अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट करा था. इट वॉज स्टार्टेड बाय अलेक्जेंडर रीड. और किसने इसको कंटिन्यू करा था? थॉमस मनमोथ. ये कब? इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी एज अ सेटलमेंट, जो किसके बीच में थी? गवर्नमेंट और रैयत थे. द फार्मर को जो थे वो क्या थे? ऑनर ऑफ द लैंड थे एंड इन कल्टिवेटेड एज लॉन्ग एज दी पेड लैंड है. उसके बाद क्या हुआ? आउट ऑफ नेट वैल्यू ऑफ द क्रॉप जो 50% था वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी एज अ रेवेन्यू. और वो कलेक्शन जो था वो स्ट्रिक्ट था. कलेक्शन कैसा था? स्ट्रिक्ट था. नेक्स्ट इज महलवारी सेटलमेंट. The company needed additional money to meet this increased expenses and permanent settlement of land revenue was not right. और कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस करा? महलवारी सिस्टम की 1882. कहाँ? उत्तर प्रदेश. उसके बाद क्या हुआ? जो विलेज और महल थे, मतलब ग्रुप ऑफ विलेज थे, दे मेड अ यूनिट फॉर रेवेन्यू सेटलमेंट. और मोहॉल्ट मैकेंजी ब्रिटिश सेक्रेटरी, इन्होंने क्या रियलाइज करा? इंपॉर्टेंस. जो विलेज थे नॉर्दर्न यूरोप में इंपॉर्टेंस को रियलाइज. This village community was responsible for payment of land revenue. किसके लिए responsible थे? Land revenue पे payment. For just a proper settlement, village land was inspected and surveyed and record the right over land was prepared. ठीक है, और जो डिमांड की रेवेन्यू थी वो रैपिडली क्या कर रही थी? इंक्रीज करी थी. एंड रेगुलेशन था 1822 का. उसने क्या डिमांड करा कि जो अमाउंट होगा वो 95% होगा रेंट एंड वो फिक्स सम. एंड दिस सिस्टम फेल्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टेट. जो डिमांड थी स्टेट को बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से जो सिस्टम था ये फेल. इफेक्ट्स क्या थे आपके लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के? ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी मेड लैंड ना स्टेबल सीलेबल सेलेबल कम्युनिटी. इसने लैंड को क्या बना दिया? सेलेबल कमोडिटी मंगवा लिया, जहाँ पे प्रेजेंट्स जो थे और लैंडलॉर्ड जो थे अगर वो फेड पे नहीं कर पाते थे वो, तो उनके लैंड को मॉर्टेज करने दिया. मैनी लैंडलॉर्ड शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर के. जो कल्टिवेटर्स थे दे मॉर्टेज देयर प्रॉपर्टी
और पीजेंट्स इंडेप्टनेस जो थी वो इंक्रीज हो गई और बॉन्डेड लेबर बताओ बेकार बन गए। उसके बाद द मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन रिमेन कॉस्टली और जो ब्रिटिश थे they took more initiative and either to improve agriculture method or to launch irrigation projects. Cultivation of commercial crop. देखो कमर्शियल क्रॉप को उगाया जाने लगा जैसे इंडिगो, ठीक है, एंड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट कॉल्ड प्लांटेशन। यहाँ पे ऑनर्स थे प्लांटर्स एंड दे वर ऑफ यूरोपियन ऑरिजिन, ठीक है। एंड इन द आप देखते हैं कि जो टी प्लांटेशन थी असम, नॉर्थ बंगाल और केरला में वो बहुत ज़्यादा थी। और फैक्ट्री जो थे वो इंडिगो, पॉपी और जूट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो फोर्स पीजेंट टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप और उनके जो प्रोड्यूस था वो पैकेज में देखो लो प्राइस। वाई द डिमांड ऑफ इंडिगो, डिमांड क्यों थी, ठीक है। इंडिगो प्लांट मेनली क्लोथ्स इन टॉपिक एंड बाय 13 इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर। इटली के, फ्रांस के, ब्रिटेन के वो भी यूज कर रहे थे क्लोथ्स को डाई करने के लिए। एंड ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड सो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट। जैसे वो होता है सो वो बॉयलेट ऑफ दी डाई बनाना। तो इसलिए जो इसके ज़्यादा क्या होता था, इंडिगो की जो मार्केट थी वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगी, ठीक है। इंडिगो और वो प्रोड्यूसर इन यूरोप दे परसुएड गवर्नमेंट कि आप इम्पोर्ट्स का बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो, ये जो बैन लगाया जाए इंडिगो के इम्पोर्ट। क्लोथ डायर्स प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, उसको एक डाई की तरह मानते थे। एंड इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, वेयरएज जो डाई थी वो पेल और डल थी। बाय 17th सेंचुरी जो यूरोपियन क्लोथ के प्रोड्यूसर थे उन्होंने फोर्स करा गवर्नमेंट को टू रिलैक्स और क्या बैन करे, इंडिगो का इम्पोर्ट बैन। तो फ्रेंच ने क्या करा, इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट करा और जो सेंट टॉबिक इन कैरिबियन आइलैंड, पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, इंग्लिश इन जमाइका और स्पेनिश इन ग्वानी, इन्होंने क्या करा, इंडिगो की प्लांटेशन स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो थे वो फैलाव हुए क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ रीजन इन 1783 तो जो प्रोडक्शन थी वो हाफ गिर के हाफ हो गई, इस वजह से चेंजेस है। अब इंडिगो कल्टीवेशन की हम बात करते हैं। इंडिगो प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज इधर इन रैयत सिस्टम और निज सिस्टम। इसमें जो प्लांटर्स थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आते थे, ठीक है, और जो प्लांटर्स थे उनको एडवांस में मनी दिया जाता था रैयत, जिससे आप क्या कर सकते हो, इंडिगो को कल्टीवेट, ठीक है। फैक्ट्री that were organized rayat in their own labors, no bullocks, and the planter usually claimed that the advances were loans which the peasants could repay only continually supplied indigo, ठीक है। Then farmers are reluctant to grow indigo, भाई वो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या था, इंडिगो ग्रो करा and the planters were paid very low price for indigo and the rayat recovered this growth by earning a profit was far-fetched. Then afterwards, indigo had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. Land को आप rice के साथ sow नहीं कर सकते, right? The rayas in Bengal refused to grow indigo, and headmen and then Batten too were concerned by growing power of indigo. और जो British government थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि वो ये सोच रही थी कि हो सकता है कि वो रिवोल्ट, ठीक है। The report submitted by a commission exposed the faults of the planters and allowed the cultivators to grow whatever crop they want. भाई fault किसकी मानी, planters की, और cultivators से है जो आप cultivate करना चाहते हो वो cultivate। इससे क्या हुआ, collapse हो गया indigo plantation और indigo production in Bengal. Now peasants revolt, harsh revenue policy operation by जमींदार, confiscation और heritage land, भाई एक feeling of anger और rebellion हो गई लोगों के बीच में। एंड वेरियस रीजन्स को अलग अलग पार्ट से कंट्री के वो आए, जैसे संकल्प रिबेलियन हुआ 1855 से 56 में, फिर मराठा पीपल्स अपराइजिंग 1875 में, फिर चंपारण सत्याग्रह 1970 में, खेड़ा सत्याग्रह 19। ये कुछ क्या थे, ये कुछ फीमेल पीजेंट्स मूवमेंट थी अगेंस्ट द ऑपरेशंस एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। उसके बाद 20th सेंचुरी में महात्मा गांधी एक मास मूवमेंट लेके आते हैं and many of them were imprisoned during the non-cooperation or civil disobedience war. ठीक है, now our chapter has been completed. We'll start with the exercise of the chapter. Very short answer. Write the 3 names by which permanent settlement Mahan, Rayat. What did the British rely upon the main source of income? Agriculture क्या थी main source of income. Which system is provided ownership right to जमींदार over land? कौन सा सिस्टम नहीं, रैयत वाले सिस्टम में।
ठीक है, वेयर रेगुलर सेटलमेंट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इंडिया, कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था ये आप। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट वर द प्रोविजन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, क्या उसके प्रोविजन थे वो आपको बताना। हाईलाइट द फीचर ऑफ रेगुलर सिस्टम एंड व्हिच वर टू मेथड्स इंडिगो बैट, दो मेथड्स बता दें नेक्स्ट सिस्टम टाइप को, ठीक है। नाउ लो आंसर, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जो ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई उसका क्या है। थ्रो द लाइट ऑन द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, जो कमर्शियल क्रॉप ग्रो होते थे उनके आपको कुछ क्या बताने हैं, फीचर्स बता। नाउ नेक्स्ट इज थिंक दैट इज़ार्टरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज हिमसेल्फ अ लैंड लॉर्ड इन ग्रीस, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर रशिया, इंग्लैंड। रेगुलर सिस्टम और इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस करा था, अलेक्जेंडर, और किसने कंटिन्यू करा था, थॉमस मोनरो। नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।